हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर। मोटे तौर पर हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तब से लेकर अब तक लगभग 1000 वर्षों का जितना भी साहित्य हिंदी प्रदेश में उपलब्ध होता है वह हिंदी साहित्य है। अध्ययन की सुविधा के लिए यह अत्यंत आवश्यक समझा गया कि इसे कालखंडों में विभक्त कर लिया जाए। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों ने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। गारसा दत्तासी के इतिहास में इस तरह का कोई प्रयास नहीं है, न ही शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज में। सबसे पहले सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस किताब में उन्होंने संपूर्ण पुस्तक को 11 खंडों में विभक्त किया है, जिसे हम काल विभाजन कह सकते हैं, परंतु व्यवस्थित काल विभाजन यह भी नहीं है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, हम सबसे पहले इस पर बात करेंगे। काल विभाजन का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयास मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद में किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन इस तरह है। पहला, आरंभिक काल, जिसमें उन्होंने पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल 2 खंड बांटे हैं। उसके बाद माध्यमिक काल, जिसे उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभक्त किया है। तीसरा, अलंकृत काल, इसे भी उन्होंने पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल में विभक्त किया है। चौथा किया है उन्होंने परिवर्तन काल और पांचवा वर्तमान काल। मिश्र बंधुओं के इस काल विभाजन में स्पष्ट रूप से कुछ त्रुटियां विद्यमान हैं। जैसे इस काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है। एक कालखंड के उपरांत दूसरे कालखंड में कविता के स्वरूप में परिवर्तन क्यों हुआ, इस प्रश्न का कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया है। विभिन्न कालखंडों के नामकरण में भी एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ मिश्र बंधुओं ने संवत 700 से मानकर वस्तुतः अपभ्रंश के साहित्य को हिंदी में समेटने की भूल कर दी है, क्योंकि अब यह धारणा सुस्थिर हो गई है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी के बाद ही हुआ। परिवर्तन काल भी यहाँ अस्वाभाविक ही लगता है, क्योंकि एक काल के उपरांत दूसरा काल आने पर बीच में परिवर्तन तो होता ही है। इन्हीं न्यूनताओं को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं के काल विभाजन पर व्यंग्य करते हुए लिखा है, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, इसे इतिहास नहीं कह सकते। स्पष्ट है कि वे मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद को एक कविवृत्त संग्रह मानते हैं, इतिहास ग्रंथ नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन पर बात करें तो यहाँ स्पष्ट होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन का स्पष्ट आधार देते हुए जो काल विभाजन किया एवं विभिन्न कालखंडों के जो नाम दिए वो इस तरह हैं। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा गया, पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया, उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल का नाम भी दिया गया, और आधुनिक काल, जिसे उन्होंने गद्य काल का नाम भी दिया। उन्होंने प्रत्येक काल के दोहरे नामकरण किए हैं। शुक्ल जी के काल विभाजन की विशेषताएं हैं कि शुक्ल जी द्वारा किया गया यह काल विभाजन सरल है, स्पष्ट है और तर्कसंगत है। यही कारण है कि इनके बाद के इतिहास लेखकों ने प्रायः इसी को आधार माना। इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसमें हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम से मानकर अपभ्रंश की उन रचनाओं को हिंदी में स्थान नहीं दिया गया जो मिश्र बंधुओं के द्वारा
हिंदी साहित्य का प्रारंभ 700 विक्रम से मान लेने के कारण हिंदी में समाविष्ट कर ली गई थी। कालों के नामकरण में एक जैसी पद्धति अपनाई जा सकती है। कालखंडों का नामकरण उस काल विशेष में पाई जाने वाली प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। विभिन्न कालखंडों के नामकरण इस तथ्य को सूचित करते हैं। मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में कालखंडों की संख्या 8 तक पहुंच गई, वहीं उन्होंने 4 तक सीमित कर दिया। शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति का एक सुस्पष्ट तर्कसंगत आधार है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का किया गया काल विभाजन। शुक्ल जी के बाद के इतिहासकारों में से अनेकों ने शुक्ल जी के काल विभाजन को संशोधित कर उसे नया रूप दिया, पर किसी को भी उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। केवल राम कुमार वर्मा इस संबंध में कुछ नवीनता लेकर आते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में काल विभाजन इस तरह किया है: पहला संधि काल, दूसरा चारण काल, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीतिकाल और पांचवा आधुनिक काल। इस काल विभाजन में शुक्ल जी के काल विभाजन की तुलना में 2 संशोधन किए गए हैं। एक तो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 750 से मानकर संधि काल नामक एक नए कालखंड के अस्तित्व को स्वीकार किया। उनकी मान्यता है कि यह वह कालखंड है जिसमें अपभ्रंश और हिंदी की संधि हो रही थी। तत्पश्चात डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन भी चर्चा के योग्य है। आचार्य गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में पहली बार शुक्ल जी के काल विभाजन को अयुक्ति संगत ठहराते हुए नवीन ढंग से काल विभाजन किया है। वे शुक्ल जी की इस मान्यता को तो स्वीकार करते हैं कि साहित्य का विकास जनता की चित्तवृत्ति के अनुरूप होता है, किंतु शुक्ल जी की इस धारणा से सहमत नहीं है कि किसी एक कालखंड में एक विशेष प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। उनकी मान्यता है कि हिंदी का साहित्यिक क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें एक ही युग में अनेक प्रवृत्तियाँ एक साथ चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। जिस समय राजस्थान में चारण वीरता के गीत गा रहे थे, उसी समय मिथिला में कवि सौंदर्य एवं प्रेम के गीत गा रहे थे। जहाँ दरबारों में रसिकता और वीरता का पोषण हो रहा था, वहाँ धर्माश्रय और लोकाश्रय में शुद्ध भक्ति भावना एवं प्रणय की प्रवृत्तियाँ पनप रही थीं। निष्कर्ष यह कि वीरता, श्रृंगार, भक्ति किसी एक युग में नहीं होते, यह प्रत्येक युग में देखे जाते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल की काव्य सामग्री को 3 केंद्रों में विभक्त किया: धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। आधुनिक काल का विकास वे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से स्वीकार करते हैं। इसमें पूर्ववर्ती काव्य परंपराओं का उल्लेख न कर नवीन काव्य परंपरा जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग एवं प्रयोगवादी युग आदि का उल्लेख करते हैं। मध्यकाल में उन्होंने 11 काव्य परंपराओं का उल्लेख किया है, जिनमें से धर्माश्रय में 4, राज्याश्रय में 5 और लोकाश्रय में 2 काव्य परंपराएं हैं। यद्यपि गणपति चंद्रगुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन एक प्रौढ़ प्रयास है, परंतु उनकी मान्यताओं का कोई पुष्ट आधार नहीं है। साथ ही उनका काल विभाजन शुक्ल जी की तुलना में क्लिष्ट और दुर्बोध भी है। निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति का आधार तर्कसंगत और उपयुक्त है। विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया काल विभाजन एवं उनका नामकरण जहाँ साहित्य के इतिहास के अध्येताओं के लिए सुविधाजनक सिद्ध हुआ है, वहीं दूसरी ओर हिंदी साहित्य के विकास क्रम का पूर्ण परिचय देने में भी समर्थ है। धन्यवाद।